chapter Force and Laws of Motion class 9th, and today we discuss two topics, that is momentum and second law of motion. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बट सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं, जो है मोमेंटम। जब तक आप मोमेंटम अच्छे से नहीं समझोगे आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में नहीं आएगा। तो मोमेंटम को हमें बड़े ध्यान से समझना है, बड़ा सिंपल है। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम हमेशा उस बॉडी के पास होता है जो बॉडी चल रही होती है, जो बॉडी मोशन में होती है। मैं कहूं कि एक बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो क्या उसके पास मोमेंटम है? उसके पास कोई मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम हमेशा, एक बात याद रखना, थंब रूल है बिल्कुल, बॉडी चलेगी तो मोमेंटम होगा, बॉडी रुकी होगी तो मोमेंटम नहीं होगा। और सिंपल है, बॉडी के मास को और बॉडी की वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बॉडी के मास को और बॉडी की वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा? मोमेंटम। सो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। जिस बॉडी के मोमेंटम की आप बात कर रहे हो उसी का आपको मास लेना है, उसी की आपको वेलोसिटी लेनी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मोमेंटम बन जाएगा। सो मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां मैंने लिखा भी है P, यहां पर मोमेंटम है, M मास है उस बॉडी का और V वेलोसिटी है। अब हम एसआई सिस्टम में बात करें, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होगी हमारे पास, तो इसको मेजर करने की यूनिट हम देख सकते हैं। अब मास की एसआई यूनिट तो आपको ऑलरेडी पता है, क्या? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी के फार्मूले में क्या आता है? वेलोसिटी के फार्मूले में आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद करो, मोशन चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर आपको याद आ गया हो।
तो डिस्प्लेसमेंट को एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, मीटर, और क्योंकि टाइम डिनोमिनेटर में है और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो बन जाएगा पर सेकंड। तो ये एस पर देखो -1 लिखा हुआ है, एम पर नहीं लिखा हुआ है, केजी पर नहीं लिखा हुआ है। जिस पर नहीं लिखा है उसका मतलब +1 है, ये बात याद रखना। तो +1 को आप लिखो या ना लिखो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका यूनिट बन गया। इसको कैसे रीड करेंगे हम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जिस पे -1 लिखा होता है ना उसको बोलते हैं पर सेकंड, पर वर्ड लगा देते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कमा कैसे बना, कैसे बना, देखो मास था ना, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी था। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो टोटल यूनिट बन गया इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होते हैं। तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है। मान लो वो बॉडी ईस्ट साइड में जा रही है तो उसका मोमेंटम भी ईस्ट साइड में ही होगा। मान लो वो बॉडी वेस्ट साइड में जा रही है तो उसका मोमेंटम भी वेस्ट डायरेक्शन में ही होगा। समझ में आया? तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी बॉडी की उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और मोमेंटम का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये तो मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे समझाया। मैं आपको समझाता हूँ मोमेंटम होता क्या है। देखो जनरली आपने क्रिकेट देखा होगा, कमेंट्री सुनी भी होगी, ठीक है। और जब बैट्समैन कोई 6 लगा देता है, ठीक है, एक लंबा छक्का मार देता है बैट्समैन, तो कमेंटेटर बोलता है कि द बैट्समैन गॉट द मोमेंटम, द बैट्समैन गॉट द मोमेंटम। या कभी कभी आप यूज करते होंगे बैट्समैन एक बार 20-30 रन बना लेता है तो कमेंटेटर तब भी वर्ड यूज करते हैं द बैट्समैन गॉट द मोमेंटम, कि बैट्समैन को एक स्टार्ट मिल चुका है, मोमेंटम मिल चुका है ना। बात समझ में आई आपको? अब देखो एक मोमेंटम, एक सामने से एक बच्चा, छोटा सा बच्चा दौड़ के आ रहा है, ठीक है, आप उसके सामने खड़े हो, आपसे वो टकरा जाए तो आपको चोट लगेगी या उस बच्चे को चोट लगेगी? ठीक है, नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो उस बच्चे का मास बहुत कम है और एक उस बच्चे की वेलोसिटी भी बहुत कम है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो मास भी कम, वेलोसिटी भी कम, मास भी कम, वेलोसिटी भी कम, तो उसका मोमेंटम कम, मोमेंटम कम, तो उसको चोट नहीं लगी, ना हमको चोट लगी। अब सामने से एक बड़ा पर्सन चल के आ रहा है, आपकी हाइट का, आपके वेट का, आपकी एज का, सामने से दौड़ के आ रहा है और स्लाइड पाथ है, ऊपर से दौड़ता हुआ आ रहा है। समझ में आ रही बात आपको? तो वो आपसे स्ट्राइक करेगा तो शायद आपको थोड़ी सी चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि पहले केस के कंपैरिजन में, उस बच्चे के कंपैरिजन में इस पर्सन का मास भी ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है। अब आप और बड़ी एग्जांपल पे आइए, एक पर्सन सामने से साइकिल पे आ रहा है, एक पर्सन इस साइड से साइकिल पे आ रहा है, दोनों आपस में स्ट्राइक होंगे तो थोड़ी बहुत चोट लग सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड साइकिल का भी कुछ ना कुछ मास है, उनका अपना खुद का भी कुछ ना कुछ मास है और उनकी वेलोसिटी भी है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो सामने से भी एक बाइक पे पर्सन आ रहा है, उधर से भी एक बाइक पे पर्सन आ रहा है, तो चोट बहुत ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि बाइक का मास साइकिल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। और इमेजिन करो सामने से भी कार आ जाए, इस साइड से भी कार आ जाए, जब कोलिजन होता है तो बहुत ज्यादा लॉस होता है, मनी का भी और इवन डेथ भी हो सकती है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार की जो मास है वो भी ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है। तो बॉडी का अगर एक भी मास और वेलोसिटी में से कोई एक भी चीज ज्यादा हुई तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई है ना उसमें मास और वेलोसिटी की। मान लो वेलोसिटी तो थोड़ी है, वेलोसिटी तो कम है, मास ज्यादा है, तब भी मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। या मान लो मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, तब भी मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। और अगर दोनों ही गलती से ज्यादा हुए, मास भी ज्यादा हुआ, वेलोसिटी भी ज्यादा हो, तो लॉस मोमेंटम ज्यादा होगा। आई होप मोमेंटम अब आपको समझ में आ गया। तभी आपने इमेजिन किया होगा कि जब दो कार आपस में स्ट्राइक होती है तो लॉस ज्यादा होता है, दो साइकिल आपस में स्ट्राइक करते हैं तो लॉस ना के बराबर होता है, और जो दो पर्सन आपस में स्ट्राइक करता है तो थोड़ा बहुत चोट लगता है और वो एग्री कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। समझ में बात? तो मोमेंटम आपको वर्ड समझ में आया? एक देखो, आप नॉर्मल दौड़ रहे हो, नॉर्मल रेस, नॉर्मल स्पीड से आप दौड़ रहे हो, तो जहां पर आप रुकना चाहते हो रुक जाओगे। लेकिन अब आप इमेजिन करो एक ऐसा स्लोप में पाथ है, जो पाथ रास्ता है नीचे की तरफ आता है ऐसे, ठीक है, स्लाइडेबल है, और उस पर आप अपनी फुल स्पीड से दौड़ के जाओ, तो जहां आप रुकना चाहोगे वहां रुक जाओगे? नहीं ना, आगे जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मोमेंटम ज्यादा था। तो मोमेंटम इतने एग्जांपल के साथ आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
सेकंड लॉ ऑफ मोशन बड़ा सिंपल है, वो क्या कहता है कि किसी बॉडी पर जितनी फोर्स लगती है उसका मोमेंटम उतना ही चेंज हो जाता है। किसी बॉडी पर जितना फोर्स लगता है उतना ही उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। सेकंड लॉ की डेफिनेशन में बहुत ज्यादा बढ़िया वर्डिंग है, ध्यान से समझना है। इट स्टेट्स दैट, ये हमें बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो रेट वर्ड है इससे मैं आपको पहले फैमिलियर इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं कि रेट वर्ड जब आता है तो क्या होता है। क्या होता है, रेट जब वर्ड आता है किसी की डेफिनेशन में तो उसके फॉर्मूले में 100% डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। देखो डिनोमिनेटर में टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन ऑन इट। किसी बॉडी का मोमेंटम उतना चेंज होगा जितना उस पे फोर्स लगेगा। बड़ा सिंपल सा है ना। देखो एक पर्सन को आप थोड़ा सा पुश करो वो थोड़ी दूर आगे जाएगा, अब जोर से पुश करो वो बहुत ज्यादा दूर जाएगा, समझ में? तो जितनी फोर्स आप उस पर अप्लाई कर रहे हो उतना ही उसका मोमेंटम कम या ज्यादा है। आप कम फोर्स लगाओगे उसका मोमेंटम कम चेंज होगा, आप उस पर फोर्स ज्यादा लगाओगे उसका मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा। तो रेट की वर्ड से नीचे आ गया टाइम, और डी मैंने बताया था डी किसके लिए लगता है, चेंज के लिए। देखो मोमेंटम न्यूमरेटर में आएगा, टाइम डिनोमिनेटर में आएगा। ये डी अगर मैं नहीं लिखता, अगर मैं ये डी ना लिखूं तो इसका मतलब है मोमेंटम अपॉन टाइम। बट अगर मैंने इनके साथ डी लिखा है तो डी के साथ लगने से क्या हो जाता है, चेंज। देखो सिंपल पी लिखा है तो मैं बोलूंगा मोमेंटम, बट डी पी लिखा है तो चेंज इन मोमेंटम। टी लिखा है तो टाइम और डी टी लिखा है तो चेंज इन टाइम। समझ में बात? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया ना ये, इसको मिलाकर मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में टाइम है और डी की वजह से क्या आ गया, चेंज। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप ये समझ लो कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे बॉडी का मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। टाइम तो हमेशा चेंज होगा ना, अभी टाइम चल रहा है ना, टाइम तो चेंज हो रहा है। टाइम के साथ अगर बॉडी का मोमेंटम भी चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये सिंबल किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब इसको हटा, इसको फिजिक्स के अंदर याद रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है इसको हटाया जाता है और एक इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो इस केस में हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो 1 ही आएगा। तो ये बन गया F इज इक्वल टू dp/dt। इक्वल का साइन, इसको हटा के इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट आता है। बाई चांस इस केस में हमारा कांस्टेंट 1 है तो 1 को आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो F इज इक्वल टू आ गया dp/dt। इतना आपको समझ में आया? तो देखो फोर्स dp/dt हो गई, है ना। देखो एक चीज और आप समझ लो यहाँ पे ध्यान से, फोर्स कहाँ है, इक्वल से इस साइड फोर्स कहाँ है, न्यूमरेटर में, और मोमेंटम कहाँ है, न्यूमरेटर में। तो फोर्स में और मोमेंटम में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट का मतलब फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा। बट टाइम देखो, टाइम डिनोमिनेटर में है, फोर्स न्यूमरेटर में, तो रिवर्स रिलेशन है। मतलब टाइम अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, टाइम अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी। ये बात याद रखना। अभी एग्जांपल में मैं आपको दोबारा बताऊंगा, फालतू की चीज नहीं है कि मैं आप ऐसे ही इग्नोर कर दोगे, ये चीज समझ लो फिर एग्जांपल इजी हो जाएंगे। देखो फोर्स में और मोमेंटम में तो डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब फोर्स ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, फोर्स कम मोमेंटम कम। बट फोर्स में और टाइम में देखो रिवर्स रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है। तो अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, टाइम अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या हमने अभी भी पढ़ा है P इज इक्वल टू mv होता था, तो हमने ये F भी एज इट इज लिख दिया, इक्वल भी एज इट इज लिख दिया, ये ऊपर वाला D भी एज इट इज लिख दिया, नीचे वाला dt भी एज इट इज लिख दिया। ये जो यहाँ पर ये P है, इस P की जगह रख दिया हमने mv। P की जगह क्या रख दिया, m और v। P की वैल्यू थी ना mv। अब m तो कांस्टेंट होगा, बॉडी का मास तो चेंज नहीं हो सकता ना, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो इसलिए मास को बाहर निकाल दिया और d लगा दिया v के साथ, तो dv/dt बन गया। अब ये जो dv/dt है, अगर आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाकर प्रीवियस वीडियो को देखो। dv/dt को मैं पढ़ूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही है। तो dv/dt को मैं क्या बोलूंगा, a। dv/dt को क्या बोलूंगा, a। एक्सेलरेशन उसी को तो बोलते हैं, जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है तो उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये रहा F एज इट इज, इक्वल एज इट इज, m एज इट इज, और dv/dt की जगह आ गया a।
तो फोर्स का एक फार्मूला हो गया और आ गया क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। समझ में बात? तो फोर्स के दो फार्मूले होते हैं, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक होता है मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। यही था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। हम सब ने क्रिकेट खेला होगा और खेला नहीं है तो देखा जरूर होगा। जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है और बॉल एयर में चली जाती है और वो कैच होती है, तो जब फील्डर उसको कैच करता है ऐसे या ऐसे, तो वो जब बॉल उसको टच करती है हाथ में आकर, वो धीरे धीरे अपना हाथ पीछे भी लेके जाता है बॉल के साथ, है ना। यही लिखा है फर्स्ट एग्जांपल में, इन क्रिकेट fielder while catching a fast moving cricket ball gradually pulls his hand backward with the ball। कि जब क्रिकेट के अंदर फील्डर किसी बॉल को कैच करता है तो बॉल के साथ अपने हाथ को पीछे लेके आता है। समझ में आ रहा है? पीछे लेके आता है। क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा उसने इसलिए किया ताकि टाइम बढ़ जाए, टाइम इंक्रीज हो जाए। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगी, कम होगी। फोर्स अगर कम होगी तो फील्डर के हाथ पर या पाम पर, हथेली पर चोट नहीं लगेगी। बट अगर उसने क्या किया, फील्डर ने उल्टा रिवर्स काम किया, क्या बॉल आई और ऐसे अपने हाथ को पीछे नहीं लेके गया, यहीं पे रोक के रखी, तो बॉल तो काफी फास्ट थी, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, उसने हाथ को पीछे लेके नहीं गया, एकदम से यहाँ पर आकर लगी, उसकी वेलोसिटी एकदम से मैक्सिमम से कितनी हुई, 0। बॉल की एकदम से वेलोसिटी क्या हुई, मैक्सिमम से 0। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, बहुत ज्यादा ना। देखो मोमेंटम तो चेंज होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम से क्या हो गई, 0, और टाइम तो था ही 0। समझे? तो टाइम तो बहुत कम हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत कम हुआ। ठीक है, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत फास्ट हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ पर चोट लगेगी और मे बी तो उसे इंजरी भी हो सकती है और शायद वो नेक्स्ट मैच ना खेल पाए। तो इसलिए जब भी फील्डर बॉल को कैच करता है तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बॉल के साथ अपने हाथ को पीछे लेके जाता है। और कुछ एग्जांपल समझें, आपने कराटे के प्लेयर को तो देखा होगा और आप सबके स्कूल्स में अवेलेबल भी होंगे। तो जो कराटे एक्सपर्ट होता है, जो कराटे प्लेयर होता है, वो एक ब्लो के अंदर एक पंच मारते ही, एक कराटा मारते ही पाइल ऑफ टाइल्स को, जो टाइल का ढेर होता है ना, ब्रिक्स का, ईंटों का ढेर होता है, उसको तोड़ देता है। या जो स्लैब होती है ना, आइस की मोटी स्लैब होती है, उसको एक बार में ब्रेक कर देता है। क्यों? रीजन ये है कि वो एक ही पॉइंट पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, और टाइम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है और वो टूट जाती है। नेक्स्ट अगर कुछ एग्जांपल की बात की जाए, ऑटोमोबाइल्स ले लो, आप कोई भी ले लो, साइकिल ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, आप देखोगे उनकी जो सीट होती है बैठने की, उनके नीचे शॉकर प्रोवाइड किए जाते हैं, शॉकर्स या फिर उसको स्प्रिंग बोल देते हैं। आप देखना साइकिल की जो गद्दी होगी, जो सीट होगी बैठने की, उसके नीचे आपको स्प्रिंग लगे हुए मिलेंगे। वो क्यों होते हैं? ताकि जब वो रफ सरफेस से जाए, रफ रोड से जाए, टूटे हुए रोड से जाए या ब्रेकर से ऊपर से निकलता है, तो वो उसके साथ ऐसे मूव करते हैं अप एंड डाउन, तो उसको टाइम मिल जाता है, टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है तो झटके कम लगते हैं। ठीक है, लॉन्ग जंप के गेम में, लॉन्ग जंप जो होता है, ठीक है, लंबी कूद लगाने वाला जो गेम होता है, उसमें जो एथलीट कूदता है, छलांग लगाता है, जहां पर जाकर वो कूदता है वहां पर हार्ड सीमेंट फ्लोर नहीं होता है, हार्ड सॉलिड फ्लोर नहीं होता है, वहां पर मिट्टी डाली जाती है, लूज मिट्टी डाली जाती है ना, लूज अर्थ डाली जाती है, ताकि जब वो वहां पर कूदे तो उसको हर्ट ना हो, उसको इंजरी ना हो। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल की बात करें, जब क्रिकेट के अंदर बॉलर बॉल फेंकता है, फास्ट बॉलर, तो फेंकने के बाद भी वो 1-2 स्टेप आगे चल के जाता है ताकि उसका मोमेंटम फोर्स के साथ मैच कर जाए। नेक्स्ट अगर कुछ बात की जाए, आपने कभी फ्रिज वगैरह परचेज किया हो, टीवी वगैरह परचेज किया हो, या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो, मोबाइल वगैरह परचेज किया हो, जो डेलिकेट डिवाइसेस होते हैं, जो थोड़े से भी जर्क में, थोड़े से भी प्रेशर में टूट सकते हैं, तो उनकी पैकिंग में साइड बाय साइड में थर्मोकोल की शीट लगी हुई मिलती है ना, या वो जो बबल लाइक हमारे जो बबल पॉलीमर की एक पॉलीथीन की एक शीट सी मिलती है जिसके अंदर बबल्स होते हैं, उनको दबाकर हम फोड़ते भी हैं बाद में, वो मिलती है। क्यों मिलती है? अब देखो सामान बहुत दूर से आएगा तो झटके तो लगेंगे ही, है ना, तो वो पॉलीमर की शीट जो होती है, बबल शीट या थर्मोकोल की शीट, वो उसके टाइम को बढ़ा देती है, झटके नहीं लगते और वो गैजेट हमारा टूटता नहीं है। ठीक है, समझ में बात? बॉक्सिंग आपने देखी होगी, बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग में क्या होता है, जब अपोनेंट आपका, जो आप जिसके साथ फाइट कर रहे होते हो, वो जब आपके फेस पर पंच करता है
तो आप पंच के साथ अपने हेड को बैकवर्ड लेके आते हो ताकि आपको चोट कम लगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, मान लो एक कार चल के आ रही है फास्ट और एक कार रुकी हुई है, तो जब वो चलती हुई कार रुकी हुई कार से स्ट्राइक करती है तो वो जो कार चल के आई थी ना उसमें नुकसान ज्यादा होगा और जो कार रुकी हुई थी उसमें नुकसान कम होगा। क्यों? क्योंकि वो जो चलकर कार आई थी उसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम से 0 पर आई है ना, वो तो पहले ही 0 पे थी जो रुकी हुई थी। और अगर हम बात की जाए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है। आपने WWE की फाइट वगैरह देखी हो तो जिस एरिया के अंदर, जिस एरिना के अंदर वो गेम खेलते हैं वो हार्ड सीमेंट फ्लोर नहीं होता है, वो हार्ड सीमेंट फ्लोर नहीं होता है, वो एक लूज एरिया होता है, ठीक है। वो मैट बिछाए होते हैं एक्चुअली में, उसमें सॉफ्ट मैट होते हैं ताकि उस पर जब वो रेसलर है वो गिरे तो उसको चोट ना लगे। तो ये हमारे बहुत कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम और भी कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है हम डिस्कस कर सकते हैं। तो खैर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बेसिक मीनिंग था कि किसी बॉडी पर आप जितनी फोर्स लगाओगे उसका मोमेंटम उतना ही चेंज होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप ट्राई भी कर सकते हो। अपने फ्रेंड को अपने आगे सामने खड़ा करो, उसको हल्के से पुश करो, तो आपने कम फोर्स लगाई तो उसका मोमेंटम कम चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी कम होगी। लेकिन आप उसको जोर से झटका लगाओगे तो बहुत दूर तक भी जा सकता है ना, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा। तो सिंपल वर्डिंग में जितना किसी बॉडी पर फोर्स लगता है उतना ही उसका मोमेंटम चेंज होता है। और F इज इक्वल टू M में एक और फार्मूला हमारे पास निकल के आता है, मोमेंटम भी मैंने आपको बताया। रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपको मिनिमम एक जरूर लर्न करना है, ठीक है। बाकी अगर पर्टिकुलरली आपसे वो कोई एग्जाम्पल पूछते तो आपको एक्सप्लेन जरूर करना पड़ सकता है। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।